आगरा इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो गया है कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ घूमने आते जाते रहते हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो तो अक्सर ही आगरा की ट्रिप कर लेते हैं, लेकिन आगरा जाने से पहले आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर 2 दिन की ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, किन चीज़ों को कवर करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। रिसेंटली मैं और मेघना 2 दिन के लिए आगरा घूमने गए थे। हमारी ये शॉर्ट सी ट्रिप बेहद ख़ास रही क्योंकि हमने ताजमहल देखा, फतेहपुर सीकरी देखा और आगरा को काफ़ी हद तक एक्सप्लोर भी किया। तो आइए आपको फटाफट बताते हैं कि कैसी रही हमारी ये ट्रिप और कितना रहा हमारा बजट। तो यूं ही एक दिन घर में बैठे बैठे हमारा आगरा जाने का प्लान बन गया। हम नोएडा में रहते हैं और आगरा इतनी पास है कि हमें वहाँ जाने के लिए पहले से किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑफिस से आने के बाद हम अपने घर से निकले पैकिंग करके और पकड़ ली हमने लोकल बस। आगरा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास से आपको ईज़िली प्राइवेट बसेस और गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगी जो आपको आगरा तक छोड़ती हैं। बीच में ये एक्सप्रेस वे से होकर गुज़रती हैं। रास्ता काफ़ी एंटरटेनिंग होता है और अगर आप प्राइवेट बस से जा रहे हैं तो थोड़ी मुश्किलें आपको हो सकती हैं क्योंकि बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और बस ड्राइवर अतिरिक्त ज़्यादा लोगों को सवारियों को बैठाते हैं। कंडक्टर अपना फ़ोन मुझे दे गया है, मुझे किसी और को पैसे भेजने थे। ना मैं उसे जानता हूँ ना मैं कंडक्टर को जानता हूँ। तो मैंने 300 रुपये भेजे, ना मैं कंडक्टर को जानता था ना मैं उसकी फैमिली को, ना मैंने जिसको रुपए भेजे, और ये मुझे 300 रुपये मिल गए। तो अपना ही पैसा वापस कैश में मिल रहा, देख बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, कि हमने पहली बार किसी का फ़ोन इस्तेमाल किया जिसे हम जानते हैं। फिर हमने कॉल करके जब पैसे पहुँच गए तो देख रहे हाँ पहुँच गए। सैटरडे की शाम को ही हम आगरा के लिए निकल गए थे और रात में आगरा पहुंच गए। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला, आगरा में भी काफ़ी ट्रैफिक मिला। हम रुके होटल ताज निवास में जो ताज एस्टेट मेट्रो स्टेशन के काफ़ी पास है और ये एक होम स्टे है। तो फाइनली हम लोग आगरा पहुंच गए 3-3.5 घंटे की जर्नी के बाद, और अब हम अपने होटल आ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड और बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस होटल से, क्योंकि मेघना की डिमांड थी कि ऐसा रूम लें जो होटल बुक करें जो रोड पर हो, प्लस जिसमें बालकनी भी हो और थोड़ा सा ओपन टाइप का हो वो, और मतलब हमारे बजट में भी हो। तो अब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो होटल बुक किया वो एक होम स्टे जैसा है, ताज निवास नाम है इसका। रूम्स डिसेंट हैं बट इसमें एक भी खिड़की नहीं है, और जो खिड़की है वो बाहर लॉबी की तरफ खुलती है, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। बालकनी वालकनी नहीं है, वॉशरूम है इधर और वो मेन डोर है। ये पीछे टीवी है, ये मेघना है और ये पीछे बेड है इसका। अभी मैं दिखाता हूँ इसको आप। तो ये है रूम और ये इधर शीशा लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा रूम इम्प्रेसिव नहीं है, बट हाँ ठीक है, हमें 2 दिन रुकना था और बजट में भी था, तो इसलिए हमने इसी रूम को बुक कर लिया। अब कल हम फटाफट शुरू करेंगे अपनी ट्रिप फतेहपुर सीकरी के लिए। तो मेघना संकोच करेंगे कि मैं यहाँ पर कुछ ना बोलूँ क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, कोई अभी है नहीं। तो हम लोग कल रात में आगरा आ गए थे, सुबह हो चुकी है प्यारी सी। अभी अपने होटल में ही है, नाश्ते का वेट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं फतेहपुर सीकरी स्कूटी से। अब जल्दी से आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। गेस्ट हाउस होटल जहाँ हम रुके हुए हैं, ताज निवास इसका नाम है। हमने रूम आपको दिखाया था। ये डाइनिंग हॉल है इसका, अभी लाइट्स बंद हैं, और ये रिसेप्शन रूम है। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। ये ऊपर जाने का रास्ता, यहीं से हम लोग ऊपर गए थे। ये बाहर जाने का रास्ता है। ये मेघना यहाँ पे वर्ल्ड मैप देख रही हैं। ये देखिए ये बाहर का। थोड़ा सा अंदर है, मेन रोड से अंदर आकर बना हुआ है। ये सामने रॉयल ताज है, ये ताज निवास होम स्टे इसका नाम है। ठीक है, छोटा सा है, अच्छा है। वो क्यों आप इतना अपसेट हैं?
हम इतनी देर से खड़े हैं, सिर्फ एक ब्रेड ऑमलेट का हमने ऑर्डर दिया था, अभी तक नहीं आया और रिसेप्शन पे कोई नहीं है। 2 ब्रेड ऑमलेट थे, करीब आधे घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। तो ये रूम सर्विस के हिसाब से, आई मीन सर्विस के हिसाब से भी बहुत कुछ खास तो नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, अब देखते हैं। फाइनल रिव्यू तो हम इस ब्लॉग के बाद ही देंगे कि ये होटल आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेघना हाथ से भी खाया जा सकता है। स्टाइल तो मारना है। अच्छा, स्टाइल मार। तो नाश्ता करने के बाद हम निकल गए अपने मैंडेटरी काम को करने के लिए, यानी हम जिस भी शहर जाते हैं वहाँ पर स्कूटी या बाइक रेंट पे ले लेते हैं, जिससे शहर को घूमने में आसानी होती है। तो हमने आगरा में भी स्कूटी रेंट की सुविधा का जुगाड़ कर लिया, पता कर लिया, और हम वहाँ से सीधे निकले और पहुँच गए होटल बाइकर्स होम स्टे। इस होटल की खासियत ये है कि ये यहाँ पर जो भी रूम्स बुक करता है वो उन्हें फ्री में बाइक देते हैं, पेट्रोल आपको खुद भरवाना है। तो हमने वहाँ से ये स्कूटी बुक कर ली थी। यहाँ का जो मैनेजमेंट था, जो मैनेजर था और जो मालिक था, वो मुझे थोड़े रूड लगे। मैंने उनसे डिस्काउंट के लिए बोला तो उन्होंने काफ़ी रूडली मुझसे बात किया। हाँ, शायद मैंने डिस्काउंट के लिए बात करके गलती की होगी, मगर उनकी तरफ से भी जो रिस्पॉन्स आया वो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर भी हमें स्कूटी अच्छी कंडीशन में मिली और स्कूटी लेकर हम सबसे पहले पहुंच गए पेट्रोल डलवाने, और फिर वहां से हमने फतेहपुर सीकरी के लिए अपनी ये जर्नी शुरू की। अभी हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी, रेंट पे लेंगे। मौसम बहुत सुहाना है और नीचे देखना बैठ कर बना रही है वीडियो। रोड है बहुत साफ, स्कूटी चलाने में आ रहा है बहुत मजा। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या? पंचमी। तो फतेहपुर सीकरी है 14 किलोमीटर। हमारा सफ़र अभी भी जारी है। ये मेघना मैडम हमारी स्कूटी से। रोड अच्छी है, साफ़ है, आप देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए। बेशक वो अलग शहर है, मगर वो आगरा से काफ़ी अलग और डिफरेंट सा नज़र आता है। काफ़ी रूखा सूखा सा है। एंटर करते ही आपको एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देगा, जिसके अंदर होकर घुसते ही फतेहपुर सीकरी पूरा शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको अपनी स्कूटी या बाइक एक पार्किंग स्टैंड पर खड़ी करनी पड़ती है। ये सेफ़ जगह है, यहाँ पर आप जाके अपनी स्कूटी खड़ी कर सकते हैं। और तो हम लोग फतेहपुर सीकरी आ गए हैं, जा रहे हैं बस पकड़ने जो हमें किले तक ले जाएगी। एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ गाइड और गाइड फैले हुए हैं, तो बच के रहिएगा। फिर आपको वो मतलब लूट लेंगे, वो इतना आपके पीछे आगे हर जगह घूमते फिर जाएंगे और बस कुछ भी करके आपसे रुपए निकलवाने के लिए वो लगे रहेंगे। तो ये बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको बस पकड़ना होता है। वो बस आपको उस पार्किंग स्पॉट से ले जाकर आपको किले के अंदर या किले के बेहद नज़दीक एक पॉइंट पर छोड़ती है, जहाँ से फिर आप पूरे किले को पैदल एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है फतेहपुर सीकरी का मेन एंट्रेंस। टिकट बुकिंग काउंटर, यहाँ से टिकट लेने के हम लोग वो दोनों जगह दिखाएंगे और आपके मोबाइल में हम लोग फोटोग्राफी करेंगे सर, और यहाँ से हम लोग लाइसेंस गाइड। ये दीवाने खास है, बाहर दीवाने आम था। यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग रूम इसे कहते थे, जहाँ पे राजा और उनके जो सबसे खास जो लोग थे वो यहाँ पर बैठ के मीटिंग करते थे। बहुत ढेर सारे फॉरेनर्स भी हैं यहाँ पर।
और वो कोई देखो, वो कोई जीव है, वो मछली है या कुछ है जिसके गोल गोल निकल रहा है, जिसके देखो। देखिए ये भी एक जीव है। ओहो, नया चश्मा लगा लिया है इन्होंने और स्टाइल ऐसे मार रही है कि कुछ पूछो मत। चश्मा कितने का है आपको जान के हैरानी होगी, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं। ये खजाने रखने के लिए बना हुआ था। अब अंदर खैनी के पैकेट पड़े हैं। खजाने रखने की जगह पे खैनी के पैकेट। वाह रे मेरा भारत और मेरे भारतीय। और ये वन लाइनर्स मारने वाली गोलू। भीड़ काफी है, संडे है आज। काफी ओपन एरिया है। ये इस जगह का नाम है अनूप तालाब और इसी जगह पर परदेस मूवी का गाना दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके शूट हुआ था। मैं गाना गा के नहीं सुना सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है, बट जगह खूबसूरत है। ये रुकैया बेगम का कमरा है जो बताया गया मुझे कि अंदर की इसकी जो नक्काशी है वो सबसे खूबसूरत है यहाँ पर। हाँ वैसे सुंदर लग तो रही है। और ये बाहर से भी आप देखो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसके पीछे यहाँ पर आप देखोगे ये हैं टी लवर एंड टी लवर का टी कप। प्लीज़ अपने टी कप के पास आना। वो भाई साहब ऐसा चाय का कप हो ना तो उसमें ये मैडम स्विमिंग करने लगेंगी। ये जो रास्ता है इस रास्ते से बताया गया कि यहाँ से रानियाँ, वो जो अभी हम जहाँ पर पहले थे वहाँ पे रानियाँ रहती थीं और वहाँ से वो इस रास्ते के ज़रिए आती थीं इधर, और इधर आके वो इस कमरे में यहाँ पर शाहजहाँ कई बार जैसे बैठते थे तो वो यहाँ इनसे मिलने आ सकती थी। और पीछे एक खिड़कियाँ थी, वहाँ झरोखा था तो वहाँ से वो आम लोगों को दर्शन देते थे। तो मतलब अपना वहाँ पे हाथ पैर उठा दिया, नहीं पैर तो नहीं उठाया, हाथ ही उठाया, और फिर उसके बाद वो वहाँ पर रहकर उन लोगों को दर्शन देते थे और फिर वो इधर पूरे में घूमते टहलते थे। ये है भारत का आईएएस कल्चर। 2-3 लोग आएंगे, साथ में 10 पुलिस वाले लाएंगे और फिर उसके बाद बाकी जनता को करेंगे परेशान। आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, आप वहाँ नहीं खड़े हो सकते। अब जब तक सर यहाँ से नहीं हिलते तब तक इस पैसेज से कोई उधर नहीं जा सकता, और जो भी जाएगा सर और उनके गार्ड्स उन्हें हटा देंगे। तो कई मुझे वो आईएएस कल्चर वाले दिख रहे हैं यहाँ पर। ये अब हम लोग अंदर आ गए हैं जोधाबाई के महल में। और राजस्थानी आर्किटेक्चर में इसको हवेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बीच में जैसा मैंने बताया जोधाबाई का महल है और बीच में यहाँ तुलसी लगी होती थी और उसकी वो पूजा करती थी, बट अब वो हटा के अब यहाँ गुड़हल लगा दिया गया है। ये 2 कमरे थे साथ में, दोनों दिखने में बाहर से तो अलग अलग हैं, आई मीन एक जैसे हैं बट अंदर से अलग अलग हैं। उस वाले कमरे में वो गर्मी के दिनों में रहा करती थी क्योंकि वो पीछे से खुला था, हवादार था, उसमें हवा आती थी। और इस वाले में वो सर्दी के दिनों में रहती थी क्योंकि यहाँ पर वो पीछे से बंद है। और ये सामने कृष्ण जी के लिए मंदिर बनाया गया था, भगवान कृष्ण का, तो वो इसमें रहते हुए भी वो अपने आप को वो अपना हिंदू ट्रेडिशन कल्चर को फॉलो किया करती थी। हम कुछ दिनों पहले कुतुब मीनार गए थे
तो हमें कुतुब मीनार के अंदर कैंपस में भी कुछ एरियाज़ में ऐसे ही घंटियाँ दिखाई दी थी, इसी टाइप की। ये आप देखोगे ये घंटियाँ यहाँ पर अलग अलग उस पर बनी हुई हैं। और यही मैं अभी बता रहा था कि ये जोधाबाई ने ये मंदिर, कृष्ण जी के लिए मंदिर बनवाया था। वहाँ पर उस जगह पे भगवान की मूर्ति रखी हुई थी और वो उसकी पूजा करती थी। ये तो चलो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से बना था, कुतुब मीनार में भी ऐसा ही कुछ है, तो ये सोचने वाली बात है। इतने बड़े एरिया में बना ये महल और ये किला, इतना कुछ है यहाँ देखने को, इतने ज़्यादा थॉट्स आपको हिस्ट्री से जुड़े यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन मिसेस मेघना का थॉट ये है कि यहाँ पर अगर आलू के पापड़ों को सुखाया जाएगा तो कितना बढ़िया होगा। वाह, आपको सैल्यूट, वाह। और इधर आप देखो, इसका नाम ये बीरबल हाउस दिखा रहा है और ये 2 रानियों के लिए कमरे भी थे यहाँ पर। ये इधर नीचे भी कमरे हैं, 2 नीचे भी कमरे हैं, ऊपर भी खाने कमरे हैं। जैसे। चल रही है? नहीं, वो तो नहीं चल रही है। बोर्ड बना हुआ है जिससे पता चला कि ये यहाँ पे घोड़े और हाथियों के रहने के लिए अस्तबल भी थे। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो रानी की दासियाँ होती थी वो यहाँ पर रहा करती थी, तो उनके लिए अरेंजमेंट्स थे कि वो यहीं पे रह सकें। बड़ी छोटी जगह पे अरेंजमेंट था, इतने बड़े महल में इतना सा सिर्फ उनके लिए। तो ये है पंचमहल, 5 फ्लोर्स हैं और इसमें हर फ्लोर पे मतलब हर फ्लोर का साइज़ जो है, हाइट वो छोटी होती जा रही है और सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा है। तो वहाँ पर शहंशाह बैठ के शाम को मनोरंजन किया करते थे। अब जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके हरम की जो बेगमें थी वो यहाँ पर आती थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या ही मज़े लेते होंगे। भाइयों बहनों, जोधाबाई की रसोई है। मैं फ़ोन ज़्यादा अंदर घुसा रहा हूँ तो चलो जोधाबाई कढ़ाई फेंक के मार दें, बेलन फेंक के मार दें कुछ। इस विशाल निर्जीव जगह पर जो सबसे ज़्यादा जीवित चीज़ दिखी मुझे वो ये। हमारी आगरा की ट्रिप भले ही 2 दिन की थी, मगर यहाँ पर घूमने के लिए इतना कुछ है कि सिर्फ एक वीडियो में वो सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा सकते। तो हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट, यानी इस व्लॉग का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें हम चलेंगे, यानी आपको लेकर चलेंगे फ़तेहपुर सीकरी में ही मौजूद बुलंद दरवाज़ा। यहीं पर है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, और बताएंगे कि ये जगह क्यों फेमस है, यहाँ पर अकबर से जुड़ी क्या कहानी है। अगले व्लॉग में हम आपको कराएंगे ताजमहल का दीदार, साथ ही दिखाएंगे ताज महोत्सव में क्या कुछ हमें दिखा अमेजिंग। तो जुड़े रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे अगले व्लॉग का वेट करिए, क्योंकि हम उसमें बजट भी करेंगे रिव्यू। टिल देन, गुड बाय।